हे फ्यूचर टॉपर्स, आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। क्लास 12 ज्योग्राफी रैपिड रिवीजन सीरीज की एक और बहुत ही शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं प्राइमरी एक्टिविटीज चैप्टर का रैपिड रिवीजन। इस वीडियो को देख लीजिए, पूरे चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। अप्रॉक्स 5000 ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के बच्चे हमारे फ्री मटेरियल का फायदा उठा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे फ्री मटेरियल वाले कोर्स में एनरोल नहीं करा है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके या फिर वेबसाइट में जाके कर लीजिए। इसमें बहुत ही शानदार आपको फ्री रिसोर्सेस मिलेंगी। एनरोल करना भी फ्री है, रिसोर्सेस को यूज करना भी फ्री है। तो सबसे पहले अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं तो हर एक वो ह्यूमन एक्टिविटी जो इनकम जनरेट करती है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिनते हैं। अब इसे हम अलग अलग तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, इससे पहले मैंने इसी चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है। टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज, इस पर हम आगे वाले चैप्टर्स में बात करेंगे। तो आज हम किस पर बात करने वाले हैं? हम प्राइमरी एक्टिविटीज पर बात करने वाले। प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब होता है वो एक्टिविटीज जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट होती हैं। अर्थ के रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज करा जा सकता है, कैसे यूज करा जा सकता है, उस पर ये फोकस करती हैं। जैसे कि भाई लैंड, वाटर, मिनरल्स को कैसे यूज करा जाए। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हंटिंग, गैदरिंग, पेस्टोरल एक्टिविटीज हो गई, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाएंगी। यहां पर हमें रेड कॉलर वर्कर्स देखने को मिलते हैं। मतलब वो लोग जो डायरेक्टली हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं उन्हें हम रेड कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला मेन टॉपिक है वो है हंटिंग और गैदरिंग। अगर हम सबसे पुराने ह्यूमंस की बात करते हैं तो वो किस पर डिपेंडेंट थे भाई? सीधे सीधे इन्वायरमेंट पर थे। वो देखते थे भाई कि आसपास जो चीजें हैं उन्हें यूज करके अपना सर्वाइवल कैसे करा जा सकता है। तो वो लोग जो एकदम कोल्ड प्लेसेस में रहते थे या फिर एक्सट्रीमली हॉट प्लेसेस में रहते थे, वो हंटिंग करके ही सर्वाइव करते थे। अपने नेचर पर ही वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे कि भाई नेचर की मदद से ही खुद को जिंदा रखना है। गैदरिंग और हंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमें पता है, एमसीक्यू में अगर आए तो ये बनना चाहिए आपसे। गैदरिंग मतलब क्या होता है? जब हम नेचर से चीजों को डायरेक्टली गैदर कर लेते हैं, जैसे कि नट्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, सारी चीजें हम नेचर से गैदर करते हैं। इसे हम गैदरिंग में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये ऐसे रीजन्स में प्रैक्टिस करा जाता है जहां का क्लाइमेट कंडीशन बहुत ही हार्श है। इसमें बहुत ही कम अमाउंट का कैपिटल लगता है, ज्यादा खर्चा नहीं होता है और बहुत लो लेवल की टेक्नोलॉजी भी लगती है। यहां पर यील्ड पर पर्सन, मतलब एक पर्सन कितना आउटपुट दे सकता है, वो बहुत ही कम रहता है और बहुत ही लिटिल या फिर बिल्कुल भी सरप्लस नहीं होता है। मतलब सिर्फ आप अपनी जिंदगी जीने के लिए काम करते हैं। बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा आप कर पाते हैं। गैदरिंग कहां पर प्रैक्टिस करी जाती है? हाई लैटिट्यूड जोन्स में, जैसे कि नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ यूरेशिया, साउथ चिली। बहुत डेटा आएगा, बार बार आप रिवीजन करेंगे, आपसे बनने लगेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। साथ में लो लैटिट्यूड वाले जोन्स में, जैसे कि अमेजॉन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्थ फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ये नाम वगैरह आपको याद करना पड़ेंगे, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेंगे। धीरे धीरे करके हम क्या देख रहे हैं भाई? गैदरिंग ना मार्केट ओरिएंटेड हो गया है, कमर्शियल हो गया है। हम फॉरेस्ट वगैरह से मेडिसिन वगैरह भी गैदर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम गैदर करते हैं जिसे मार्केट में बेच सकते हैं, उसकी हाई वैल्यू है। तो बहुत ही ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई है ना। लेकिन फिर भी इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी भी चांस नहीं बढ़ गई है कि पूरे ग्लोबल लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चैलेंज क्या है? सिंथेटिक क्लोथ। भाई आप नेचुरल फाइबर तो गैदर कर सकते हैं, लेकिन अब सिंथेटिक आ गया है जिसमें क्वालिटी भी ज्यादा है और सस्ता है, मेहनत कम है, जल्दी बन जाता है, बहुत सारे फैक्टर है। इसलिए ये अब एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर आ गया है। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए भैया टॉप क्वालिटी। इसी बहाने यूट्यूब भी इस वीडियो को आगे पुश करेगा। और हाँ, हमने हिस्ट्री की पूरी रैपिड रिवीजन सीरीज कंप्लीट कर दी है, लेकिन अपने दूसरे चैनल पर। उसका नाम है ह्यूमैनिटीज का घर। उस चैनल पर आपको मिलेगी हिस्ट्री की रैपिड रिवीजन। अब हमारा अगला टॉपिक आता है पेस्टोरलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? जब आप एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं। अब आप ये सब्सिस्टेंस लेवल पर भी कर सकते हैं, मतलब खुद के लिए कर सकते हैं अपनी जिंदगी के लिए, या फिर कमर्शियल लेवल पर भी कर सकते हैं, बिजनेस वगैरह में पैसा वगैरह कमाने के लिए। इसमें पहला आता है नोमैडिक हर्डिंग या फिर पेस्टोरल नोमैडिज्म। इसमें जो हर्डर्स होते हैं, हर्डर्स मतलब वो जो इन्हीं एनिमल की देखभाल करते हैं, इधर से उधर उन्हें मूव करते हैं, ये सीधा सीधा एनिमल पर रिलाय करते हैं फूड, टूल्स,
क्लोथिंग, शेल्टर कैसे, जो भी स्ट्रक्चर वगैरह बन रहा है उसमें एनिमल का यूज़ होता है कहीं ना कहीं उनके स्किन वगैरह का प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में शेल्टर में भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ करा जाता है। और ट्रांसपोर्ट के लिए ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं अपनी लाइव स्टॉक के साथ, मतलब यही जो एनिमल्स है ना जिन्हें हम डोमेस्टिकेट कर रहे हैं इन्हें ही हम लाइव स्टॉक बोलते हैं। डिपेंड करता है भाई अमाउंट पर, क्वालिटी पर, कि कितना पास्चर मतलब कितना ऐसा लैंड है जो अवेलेबल है जहाँ पर एनिमल घास वगैरह चर सकते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी है या फिर नहीं है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। यहाँ से वहाँ ये मूव करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या निकल कर आते हैं, ट्रॉपिकल अफ्रीका में भाई कैटल हमें देखने को मिलता है, डोमेस्टिकेट करा जाता है। सहारा एशिया डेजर्ट में शीप, गोट, कैमल। तिब्बत एंडिस में याक, लमास। आर्टिक सब आर्टिक एरियाज में रेनडियर। तो ये कुछ एग्जाम्पल निकल कर आते हैं। अगर हम पेस्टोरल नोमैडिज्म की बात करते हैं तो 3 की रीजन है जहां पर ये बहुत प्रिवलेंट है। पहला जो कोर रीजन है वो हमारा स्ट्रेच करता है नॉर्थ अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट से लेकर अरेबियन पेनिनसुला तक, मंगोलिया तक, सेंट्रल चाइना तक। दूसरा तुंद्रा रीजन हमारा निकल कर आता है यूरेशिया का। और तीसरे नंबर पर स्मॉल एरियाज हमें सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हम मडागास्कर और साउथ वेस्ट अफ्रीका को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो डेटा तो है पर याद करना पड़ेगा। अब यहां पर एक टर्म निकल कर आता है ट्रांस ह्यूमंस। इसका मतलब क्या होता है, यहां पर हम माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। जब आप प्लेन पेस्चर लैंड से माउंटेनियस रीजन में माइग्रेट करते हैं समर्स में, और जब आप माउंटेन से आप प्लेन वाले पेस्चर लैंड में आते हैं, पेस्चर मतलब बड़े से लैंड जहां पर एनिमल चरते वगैरह है, राइट। तो आप ऐसे लैंड में जब विंटर में आते हैं तो इसको हम ट्रांस ह्यूमंस बोलते हैं। मतलब प्लेन से आप जा रहे हैं माउंटेन में समर में, और माउंटेन से आप वापस आ रहे हैं प्लेन एरिया में विंटर में, ये यहां पर ट्रांस ह्यूमंस टर्म आ जाता है। याद रखना एग्जाम में कई बार आता है। अगर हम हिमालयास जैसे रीजन की बात करते हैं तो गुजर्स, बाखरवाल्स, ये यहाँ के ग्रुप हैं जो ये पेस्टोरलिज्म को फॉलो करते हैं। गड्डीस, भूतियास, ये इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगर हम तुंद्रा रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हर्डर हैं वो साउथ की तरफ मूव करते हैं समर में और नॉर्थ की तरफ करते हैं विंटर में। अब जो ये पेस्टोरल नोमैड्स का नंबर है ना, ये समय के साथ गिरता चला जा रहा है। क्यों? अब पॉलिटिकल बाउंड्रीज आ गई हैं, हर समय आप हर कहीं ट्रेवल नहीं कर सकते भाई, लिमिटेड एरिया है। साथ में न्यू सेटलमेंट प्लान सब आ चुके हैं, अब सब सेटल हो रहे हैं, सेटलमेंट ज्यादा चल रहा है, तो इन चक्करों में अब ये धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद सेकंड इसमें टॉपिक आता है कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहता है, बहुत कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करा जाता है। इससे हम ना वेस्टर्न कल्चर से एसोसिएट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें परमानेंट रेंचेस देखने को मिलते हैं। अब रेंचेस मतलब क्या होता है? बड़े बड़े फार्म जहां पर हम रखते हैं हॉर्सेस वगैरह को, काउज वगैरह को। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, अमेरिका साइड में बहुत पॉपुलर है, इसलिए वहीं के कल्चर से इसको एसोसिएटेड बोला जाता है। तो ये प्रैक्टिस करा जाता है परमानेंट रेंचेस में। यहां पर अगर हम बात करते हैं कि स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी क्या है, अब याद रखिए कि ये एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है, मतलब सिर्फ एक टाइप का एनिमल रेयर करा जाता है। ये एक इसका यूनिक फीचर है। अब एनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं? शीप, कैटल, गोट्स, हॉर्सेस एक्सेट्रा। प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं? मीट, वूल, हाइड्स और स्किन। ये फोकस करते हैं ब्रीडिंग पर, मतलब रिप्रोडक्शन पर, जेनेटिक इंप्रूवमेंट पर, डिसीज कंट्रोल पर, हेल्थ केयर पर, एनिमल से रिलेटेड। एग्जाम्पल न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, यूएसए, ये एग्जाम्पल निकल कर आते हैं। अब इसके बाद एग्रीकल्चर की बात करते हैं। इसका मीनिंग बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो इसमें सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इसे 2 कैटेगरीज में हम रख सकते हैं। पहला प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? जब हम पुराने सिविलाइजेशन के समय की बात कर रहे होते हैं या फिर हम किसी भी ऐसी चीज की बात करते हैं जो बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल है, तो हम प्रिमिटिव जैसे वर्ड को यूज करते हैं। इसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। ये ट्रॉपिक्स में प्रैक्टिस करा जाता है, स्पेशली कहां पर? अफ्रीका में, साउथ सेंट्रल अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया में। अगर आपको ऐसा लग रहा है यार भैया हमें मतलब समझ में नहीं आ रहा है, लैटिट्यूड का मतलब नहीं आया, ट्रॉपिक्स का मतलब नहीं आया, प्रिमिटिव का मतलब नहीं आया, इसका मतलब है कि अभी आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए सिंपली आपको हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो इसका देखना है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, उसमें हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। अभी मेरा एम है जल्दी से आपका रिवीजन कराना।
सबसे पहले जो वेजिटेशन का एरिया है उसको फायर से क्लियर करा जाता है, जो एशेस रहती हैं वो फर्टिलिटी ऐड करती हैं सॉइल में, और इसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। जो कल्टीवेटेड पैचेस हमारे होते हैं यहाँ पर वो बहुत ही छोटे होते हैं, और जो कल्टीवेशन है वो एकदम बेसिक टूल से करा जाता है। कुछ समय बाद, मतलब 3 से 5 साल बाद, जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी को खो देता है तो जो फार्मर है वो किसी और एरिया में शिफ्ट कर जाते हैं। अब यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम निकल कर आती है कि जो साइकिल ऑफ झूम है ये समय के साथ शॉर्टर होती जा रही है। क्या होता है, इसमें एक प्रोसेस रहता है। पहले ऐसा होता था भाई, पॉपुलेशन कम थी, आपने पूरा प्रोसेस करा, लैंड को छोड़ दिया, वो समय के साथ अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर लेता था। लेकिन अब पॉपुलेशन ज़्यादा है, बहुत सारे फैक्टर हैं, तो आपको जल्दी जल्दी करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। इस चक्कर में उसको रीगेन करने का टाइम नहीं मिलता और लैंड डिग्रेड हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम निकल कर आती है। अब झूम की एक और डेफिनेशन आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब ये अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में इसको हम झूमिंग बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको में इसको मिल्पा बोलते हैं, लडांग हम इसको बोलते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया में। फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये हमें जो मॉनसून एशिया, मतलब एशिया का वो रीजन जहां पर मॉनसून का सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है, वहां पर जहां पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है मॉनसून एशिया के, उस रीजन में ये हमें देखने को मिलता है। अब इसके भी 2 टाइप्स हैं। पहला इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, वेट पैडी कल्टीवेशन, मतलब इसमें राइस का डोमिनेशन देखने को मिलता है। यह बहुत ही स्मॉल लैंड होल्डिंग में प्रैक्टिस करा जाता है, क्योंकि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ पर बहुत पॉपुलेशन देखने को मिलती है। यहाँ पर फैमिली लेबर यूज करा जाता है, मशीनें वगैरह, मशीनरी ज़्यादा यूज नहीं करी जाती है, बहुत ही मिनिमल। मैनुअल लेबर का काम यहाँ पर ज़्यादा है, साथ में फार्म यार्ड का ही मैन्योर जो है उसको यूज कर लिया जाता है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो यील्ड पर यूनिट तो यहाँ पर हाई है, लेकिन लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। ऐसा क्यों होता है यार, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ चीजें मैं जानबूझ के कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ देता हूं, जिससे आपका भी इंटरेस्ट बना रहे। फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो पैडी के अलावा यहाँ पर हमें क्रॉप्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सूटेबल नहीं रहते हैं। जैसे कि वीट, सोयाबीन, बार्ले, शोरगम, ये सब यहाँ पर उगाए जाते हैं। ये नदन चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ जापान में हमें देखने को मिलता है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में वीट कहाँ पर कल्टीवेट करा जाता है? वेस्टर्न इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में, याद रखना है ना। जो मिलेट्स है वो कहाँ? ड्राई वेस्टर्न एंड हमारे सदर्न एरियाज में। अब इनके जो फीचर्स है वो बहुत ही सिमिलर हैं वेट पैडी कल्टीवेशन से, लेकिन ये एग्रीकल्चर पर ज्यादा रिलाय करते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस करा था अपनी कॉलोनीज में, जो ट्रॉपिक्स में सिचुएटेड थी। एग्जांपल के लिए टी, कॉफी, रबर, कॉटन एक्सेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? लार्ज इस्टेट्स देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर मैनेजरियल सपोर्ट भी रहता है, टेक्निकल सपोर्ट भी रहता है, मतलब मैनेजर्स वगैरह भी रहेंगे, उनका भी रोल है, टेक्निकल रोल भी है। साइंटिफिक मेथड यूज करे जाते हैं। सिंगल क्रॉप का स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है। चीप लेबर और गुड ट्रांसपोर्टेशन। एग्जाम्पल क्या हो गया भाई? हमारे फ्रेंच के लोगों ने कोको और कॉफी का प्लांटेशन करा था वेस्ट अफ्रीका में। हमारे का मतलब हमारे नहीं, वो हमारी थोड़ी भाषा में है एमपी की, तो हमारे निकल जाता है। दूसरा है ब्रिटिश ने भाई टी गार्डन सेटअप करे थे इंडिया श्रीलंका में। रबर प्लांटेशन मलेशिया में डेवलप हुए थे। शुगर केन बनाना की बात करते हैं तो ये कहाँ? वेस्ट इंडीज में ज़्यादा। अगर हम डच की बात करते हैं, उनकी मोनोपोली थी कहाँ पर? शुगर केन कल्टीवेशन की, इंडोनेशिया में। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, इससे हम सेमी एरिड लैंड्स जो कि हमारे मिड लैटिट्यूड्स में आते हैं उसके इंटीरियर पार्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। वीट यहाँ का मेन प्रिंसिपल क्रॉप है। फिर कॉर्न, बार्ले, ओट्स, राय, ये वगैरह भी ग्रो करे जाते हैं। यहाँ पर जो फार्म्स है वो बहुत बड़े होते हैं, हाईली मैकेनाइज्ड होते हैं। लो यील्ड पर एकर होता है, यील्ड ज़्यादा नहीं होता, लेकिन पर पर्सन यील्ड बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब इंसान का आउटपुट बहुत ज़्यादा रहेगा, भले ही लैंड का आउटपुट उतना ना हो। एग्जाम्पल हमारे यूरेशियन स्टेपीज हो गए, कनेडियन अमेरिकन प्रेरीज हो गए, पंपास अर्जेंटीना के, वेल्स साउथ अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलियन के डाउन्स हो गए, कैंटरबेरी प्लेन्स हमारे न्यूजीलैंड के हो गए। मैप वगैरह में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है मिक्स्ड फार्मिंग। इसे बहुत ही हाईली डेवलप्ड रीजन्स में प्रैक्टिस करा जाता है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ईस्ट नॉर्थ अमेरिका, हमारा यूरेशिया के पार्ट्स हो गए, हमारा टेम्परेट लैटिट्यूड्स हो गए हमारे सदर्न कॉन्टिनेंट्स के। ठीक है, याद रखना। ये मॉडरेट इन साइज होता है अगर हम मिक्स्ड फार्म्स की बात करते हैं। मेन क्रॉप्स क्या होते हैं? वीट, बार्ले, ओट्स, मेज, फॉडर।
सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाया जाता है कैसे? क्रॉप रोटेशन करके और इंटर क्रॉपिंग करके। इसमें हम क्रॉप कल्टीवेशन को भी इंक्लूड करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को भी इंक्लूड करते हैं। इसमें बहुत ही हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, मशीनरी लगता है और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज भी लगता है। डेयरी फार्मिंग की बात करते हैं तो मोस्ट एडवांस्ड और एफिशिएंट मेथड्स को यूज करा जाता है मिल्च एनिमल्स को रेयर करने के लिए। मिल्च एनिमल्स का मतलब क्या होता है? वो एनिमल्स जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। बहुत ही हाई कैपिटल लेबर इंटेंसिव ये हमारा डेयरी फार्मिंग होता है। इसमें एनिमल शेड्स की ज़रूरत होती है, स्टोरेज की फैसिलिटी लगती है, मिल्किंग मशीन्स लगती हैं और ये सारे हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट हैं। ये कैटल ब्रीडिंग पर, हेल्थ केयर पर और वेटरनरी सर्विसेज पर फोकस करते हैं। यहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन की तरह कोई भी ऑफ सीजन नहीं होता है। आपने ये नहीं सुना होगा कि आज अमूल का दूध नहीं मिलेगा या अमूल का दही नहीं मिलेगा क्योंकि अभी विंटर चल रहा है या फिर समर चल रहा है। ये बहुत ही डिफरेंट है। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के मेन रीजन्स क्या होते हैं? नॉर्थ वेस्ट यूरोप ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कनाडा हो गया, हमारा साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया हो गया। फिर इसके बाद अगर हम मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हाईली स्पेशलाइज कमर्शियल एग्रीकल्चर है जो हमारे मेडिटेरियन सी के साइट्स में प्रैक्टिस करा जाता है। एग्जाम्पल में कौन कौन से भाई आ जाएंगे? यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, तुनीसिया से लेकर अटलांटिक कोस्ट तक, साउथ कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, हमारा साउथ वेस्टर्न पार्ट हो गया साउथ अफ्रीका का, और साउथ वेस्टर्न पार्ट हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया का। तो इसके भी पार्ट्स हो गए और ये बाकी एग्जाम्पल हो गए। ये एक बहुत ही रीजन सिग्निफिकेंट सप्लायर होता है सिट्रस फ्रूट्स का। विटीकल्चर मतलब ग्रेप कल्टीवेशन, तो ये यहाँ की स्पेशलिटी है। यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी की वाइन्स बनाई जाती हैं, बहुत ही अलग अलग फ्लेवर की हाई क्वालिटी ग्रेप्स के थ्रू, और अलग अलग रीजन में यहाँ पर इसे ग्रो करा जाता है। तो ग्रेप्स के कल्टीवेशन को हम विटीकल्चर बोलते हैं। और याद रखिए हाई क्वालिटी ग्रेप्स को यूज करके इन लोग हाई क्वालिटी वाइन्स वगैरह भी बनाते हैं। जो इंफीरियर ग्रेप्स रहते हैं, इतने अच्छे नहीं रहते, उन्हें सुखाकर रेजिन्स और करेंट्स बना दिया जाता है और यहाँ पर ऑलिव्स और फिग्स को भी प्रोड्यूस करा जाता है। एडवांटेजेस क्या है भाई? अगर हम वैल्यूएबल क्रॉप्स की बात करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल जैसे, तो इन्हें विंटर में ग्रो करा जाता है क्योंकि इस समय यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में इसकी बहुत ही हाई डिमांड होती है, तो इससे प्रॉफिट वगैरह होता है। फिर मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो क्या होता है भाई? ये एक स्पेशलाइज कल्टीवेशन है किस चीज का? हाई वैल्यू क्रॉप्स का, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स का। फार्म्स यहाँ पर छोटे रहते हैं, अर्बन मार्केट से वेल कनेक्टेड रहते हैं, कनेक्शन अच्छा रहता है, रोड्स वगैरह के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स इनके बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। लेबर कैपिटल इंटेंसिव है बहुत, यहाँ पर हमें इरिगेशन का यूज देखने को मिलेगा। HYV सीड्स हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, हाई यील्ड वेराइटी वाले सीड्स यूज करे जाते हैं, फर्टिलाइजर यूज करे जाते हैं, है ना। डेवलप्ड कहां पर होता है? डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल रीजन्स में। कहां के? नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्ट USA, मेडिटेरियन के एरियाज हो गए, ठीक है। अगर हम नीदरलैंड्स की बात करते हैं तो वो जाना जाता है फ्लावर्स ग्रो करने के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए जैसे कि ट्यूलिप्स। तो ये एग्जांपल आता है, कई बार MCQ में भी आ जाता है। ट्रक फार्मिंग ये कहां पर प्रैक्टिस करा जाता है? उन रीजन्स में जहां पर हमारे फार्मर्स स्पेशलाइज करते हैं वेजिटेबल कल्टीवेशन में। अब जो ये ट्रक फार्म्स होते हैं इनका डिस्टेंस मार्केट से कैसे भाई डिटरमाइन होता है कि भाई ओवरनाइट ट्रक कितने दूर तक ट्रेवल कर सकता है, और इसलिए यहां पर नाम आ जाता है ट्रक फार्मिंग, इसलिए इसको हम ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ ट्रक फार्म्स फ्रॉम द मार्केट इज डिटरमाइंड बाय हाउ फार अ ट्रक ट्रेवल ओवरनाइट, हेंस द नेम ट्रक फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग इसे प्रैक्टिस करा जाता है वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। ये क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, कैटल रेयरिंग इसमें इन्वॉल्व रहती है। अब यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं, यहाँ पर दिया हुआ मैन्युफैक्चर्ड फीड, हाई क्वालिटी का उन्हें फीडिंग कराया जाता है, न्यूट्रिशियस बहुत जरूरी है, और बहुत केयरफुली उन्हें मॉनिटर करा जाता है जिससे डिसीजेस वगैरह उन्हें ना हो। हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि भाई बिल्डिंग्स, मशीनरी, वेटरनरी सर्विसेज के लिए यहाँ पर ब्रीड सिलेक्शन पर फोकस करा जाता है, साइंटिफिक ब्रीडिंग कराई जाती है। फिर इसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग, तो क्या होता है? फार्मर्स के ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, मतलब अपनी मर्जी से अपनी रिसोर्सेज पूल करेंगे, अपनी रिसोर्सेज को जोड़ते हैं। इससे क्या होता है? बहुत प्रॉफिटेबल एफिशिएंट फार्मिंग हमें देखने को मिलती है। इससे होता यह है जो फार्मर्स है उन्हें ही मदद मिलती है, अच्छे से इनपुट आ पाता है, आउटपुट अच्छा आता है, उन लोग सेल कर पाते हैं अच्छे दाम पर, तो प्रॉफिट वगैरह होता है। कहाँ पर सक्सेसफुल है? वेस्टर्न यूरोप, डेनमार्क में, नीदरलैंड्स में, बेल्जियम में, स्वीडन में, यहाँ पर ये फेमस है।
डेनमार्क सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एग्जांपल निकल कर आता है, जहां पर एवरी फार्मर इज अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। कलेक्टिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर हमें सोशल ओनरशिप देखने को मिलती है, कोई एक ओनर नहीं है। मतलब जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिन्हें भी यूज करके जो भी करके आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, वहां पर किसी एक का हक नहीं है, कलेक्टिव लेबर है, सब मिलकर काम करते हैं। कोलखोज मॉडल यहां पर निकल कर आता है, जिसे यूएसएसआर में इंट्रोड्यूस करा गया था। हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था, वहां सोशलिज्म कम्युनिज्म फॉलो करा जाता था। तो बात यही है कि जो इनएफिशिएंसी थी उसे ठीक करने के लिए इस मॉडल को वहां पर इंट्रोड्यूस करा गया था कि भाई एग्रीकल्चरल मेथड्स को ठीक करेंगे। तो सब मिलकर काम करते हैं, यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती है। फार्मर्स यहाँ पर रिसोर्सेज को पूल करते हैं, जैसे कि लैंड भी हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, लेबर हो गया, जिसके पास जो है वो लगाता है और मिल बांट कर इन लोग काम करते हैं। फिर माइनिंग, है ना, माइनिंग का जो एक्चुअल डेवलपमेंट हुआ वो कब चालू हुआ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम हुआ। कुछ फैक्टर्स है जो माइनिंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फिजिकल फैक्टर में साइज, ग्रेड, मोड ऑफ अकरेंस जो भी डिपॉजिट है उसका। इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं जैसे कि डिमांड, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, लेबर एंड ट्रांसपोर्ट। अब अगर हम माइनिंग के मेथड्स की बात करते हैं तो यहां पर दिया है कि माइनिंग को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, सरफेस माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग। अगर हम सरफेस माइनिंग की बात करते हैं, इसको ओपन कास्ट माइनिंग भी बोला जाता है। ये सबसे इजीएस्ट और चीपेस्ट मेथड है जिसमें हम आराम से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्लोज टू द सरफेस, सरफेस के हम पास रहते हैं, है ना। यहां पर कुछ ओवरहेड कॉस्ट हमें देखने को मिलता है, जैसे कि भाई सेफ्टी प्रिकॉशन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, है ना। तो ये भी बहुत कम खर्चे में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत खर्चा या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको चाहिए। यहाँ पर यील्ड भी हाई रहती है और बहुत जल्दी जल्दी आउटपुट हमें मिलता है। फिर इसके बाद अगला है शाफ्ट माइनिंग, जिसे हम अंडरग्राउंड माइनिंग भी बोलते हैं। इसे हम वहां यूज करते हैं जहां पर जो हमारा ओर का डिपॉजिट है वो बहुत डीप उसमें, सरफेस के पास में नहीं है। यहां पर क्या होता है, पहले आपको भाई शाफ्ट्स वगैरह को अंदर घुसाना पड़ेगा, उन्हें संक करना पड़ता है, फिर उससे अलग अलग गैलरीज निकलती हैं जहां पर आपको फिर जाके अपना ओर वगैरह का जो डिपॉजिट है वो मिलता है, फिर आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमारा प्रोसेस निकल कर आता है। एनसीईआरटी में इसका बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि डेटा इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन आप बार बार रिविजन करेंगे तो आपसे बन जाएगा। तो जो मिनरल से उन्हें एक्सट्रैक्ट करा जाता है, सरफेस तक ट्रांसपोर्ट करा जाता है, कैसे? अंडरग्राउंड पैसेजेस के थ्रू। इसमें भाई लिफ्ट्स, ड्रिल्स, हॉलेज व्हीकल्स हमारी हो गई, वेंटिलेशन, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बहुत रिस्की ये काम होता है ना, जिससे हम आराम से सेफ्टी के साथ और एफिशिएंट वे में लोगों को और मटेरियल का मूवमेंट कर सकें। ये मेथड रिस्की है, प्रोन टू पॉइजनस गैसेस है ना, फायर्स, फ्लड्स, फैटल एक्सीडेंट्स। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बेचारे इसमें मारे जाते हैं, हमने न्यूज़ वगैरह में इसके बारे में देखा हुआ है। बहुत सारी कंट्रीज है जैसे कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया, ये अपनी 50% जो अर्निंग है वो काय से ड्राइव कर लेती हैं? सिर्फ मिनरल्स अलोन से। तो ये फिर से डेटा हमारा निकल कर आता है। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। ऊपर एंड स्क्रीन में पूरी प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, हमारे दूसरे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। ये वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर से करना। इतना ही, साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया।